हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके जीएस के बारे में, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन जो आया था आपका, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से आया था। तो द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वैध शासन, तो द्वैध शासन में किया गया था जो संघीय विषय थे, संघीय जो विषय थे आपके, इनको दो भागों में बांट दिया गया था। इसी को द्वैध व्यवस्था कहते हैं। तो एक था आपका जो पहला जो भाग था उसको कहा गया आरक्षित क्षेत्र, उसको आरक्षित क्षेत्र कहा गया, और जो दूसरा भाग था उसको कहा गया हस्तांतरित क्षेत्र, उसको हस्तांतरित क्षेत्र कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो 1919 के माध्यम से, ठीक है। प्रांतों में लागू हुई थी ये 1919 के माध्यम से द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका सही जवाब होगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से, याद रखिएगा। और यह 1935 में कहा गया था कि भारत बर्मा से अलग होगा, और इसको अलग कर दिया गया 1937 में। बर्मा को आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई पूछा है, तो अस्थाई अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अगर आपसे पूछे कभी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। अस्थाई अगर पूछे आपके तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब आपके थे। तो मैं आपको कुछ लिस्ट दे देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए। ये आपकी समितियां दी गई हैं, ये आपके कुछ अध्यक्ष दिए गए। इस लिस्ट को जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से। मैं आपको कुछ लिस्ट दे देता हूं यहाँ पे, जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, जापान के और ब्रिटिश संविधान से। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है, इसको आप लोग आराम से जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी में कहा गया है आपका विशेष उपबंध है किसके लिए, वित्त विधेयकों के लिए। अगर आर्टिकल 119 की हम बात करें यहाँ पे, तो आर्टिकल 119 में क्या है, संसद के लिए वित्तीय उपबंध है, ठीक है। संसद के लिए यहाँ पे आपको वित्तीय उपबंध दिख जाएगा, वित्तीय उपबंध, ठीक है, उपबंध है। फिर आर्टिकल 121 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के यहाँ पे कर्तव्य, यहाँ पे याद रखिएगा इनके कर्तव्य एवं आचरण से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रावधान है, ठीक है। आचरण से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 123 में अध्यादेश है, अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी जो किया जाता है आपका, तो अध्यादेश के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक के सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 39A दिया है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, एकदम सही हो जाएगा आपका। फिर दिया है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, एकदम सही है। अनुच्छेद 44 की अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता, एकदम सही है। अनुच्छेद 48 ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, और न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण जो है वो आपके आर्टिकल 50 में दिया गया है, आर्टिकल 50 में है। तो 48 में क्या है, 48 में अगर हम बात करें यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया है,
ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे विषय दिया, सूची दिया। 1 आपका समवर्ती सूची में आया, सही है। ठीक है, शेयर बाजार कह रहा है, समवर्ती सूची गलत हो जाएगा। ये आपका पड़ता है आपका संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची का सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। डाकघर बचत बैंक ये आपका संघीय सूची है। जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 2 प्रकार की समानताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 5 प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के हैं, और भ्रातृत्व की भावना 1 प्रकार की है जो भाईचारे की बात करता है। देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आपके न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। और समानता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात करता है, समानता वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और भ्रातृत्व की भावना आप लोग जानते ही हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता आपको भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जन्म के द्वारा मिल सकता है, देशीकरण के द्वारा मिल सकता है। ठीक है, भूभाग को सम्मिलित होने से मिल सकता है, पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो सकता है, ये भी आपको पूछ ले, आपको वंश के आधार पे भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा इसमें। ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक आपकी न्यायपालिका हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को इसमें से यहाँ पे दिया है कि विधि के समक्ष समता ये प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं पाते, यानी यहाँ पे आर्टिकल 19 नहीं इनको मिलता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये मिलेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको एक लिस्ट दिया हुआ कि विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिक जो कह रहा है मूल अधिकार नागरिकों और विदेशी नागरिक, मतलब भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक जो दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 प्राप्त है, 20 प्राप्त है, 21 प्राप्त है, 21A प्राप्त है, 23, 24 प्राप्त है, 25, 26, 27 और 28 प्राप्त है। ये विदेशियों को प्राप्त है और अन्य नहीं प्राप्त है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निदेशक तत्व क्या है? तो यहाँ पे निदेशक तत्व की बात हो रही है। तो निदेशक तत्व जो आपके हैं ये अवाद योग्य हैं, आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। अगला प्रश्न है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। तो ये आपको मिला है दमदमा से। ठीक है, 3 मानव कंकाल यहाँ पे मिले हैं आपको। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलेगा आपको वो नर्मदा घाटी में मिलेगा। यहीं पे एक जगह है हथनौरा। ठीक है, हथनौरा, हथनौरा एक स्थान है जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, होशंगाबाद जिला है। वहीं पे आपको साक्ष्य मिला था सर्वप्रथम मानव का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। तो सबसे पहले मानव ने जो अनाज का प्रयोग किया था वो था जौ। ठीक है, याद रखिएगा, गेहूं मत मार के आना, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, नहीं, जो नवीन खोज है आपकी, नवीन खोज के आधार पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाता है यहाँ पे लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव ये कहाँ पड़ता है? ये आपका ये यूपी के संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ये आपका एक जिला है यूपी का। ये आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और साथ में बस्ती, इन्हीं के बीच, इसी के बीच में आपका एक जिला छोटा सा पड़ता है जिसका नाम है संत कबीर नगर। यहीं पे आपका स्थान है लहुरा देव। यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये नवीन खोज है। और अगर आपको ऑप्शन में लहुरा देव नहीं दिया तो आप मेहरगढ़ वहां पे मार सकते हो। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ये आपका भोपाल में पड़ जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा यहाँ पे, 20 से 21 नंबर का क्वेश्चन है ये, याद ध्यान से देख लेना यहाँ पे। तो कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, तो कौन सी नदियां थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी? ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंधु है, जेनाब है, झेलम है, गंगा। तो सिंधु थी,
चेनाब भी थी वहां पे, ठीक है, झेलम भी है, लेकिन गंगा आपको नहीं मिलेगी, आपको गंगा क्योंकि आपको मिडिल वाले एरिया से इधर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ बात हो रही है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो जिस देवता को पूजते थे उसका नाम था पशुपति, ठीक है, याद रखना। इंद्र वगैरह की पूजा नहीं होती थी उसमें, इंद्र और वरुण की नहीं होती थी, गलत, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था, तो देखो वैदिक देवताओं की बात हो रही है तो पुरोहित थे बृहस्पति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि था, ठीक है। इनके अगर जीविकोपार्जन का मुख्य साधन हम बात करें तो उनका कृषि हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये है एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी, तो विशेष करके कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन यहाँ पे इनका हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। इसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 1883 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह स्थान था, अजातशत्रु शासक था और महाकश्यप यहाँ पे अध्यक्ष थे, ठीक है। द्वितीय वाले में अगर हम बात करें वैशाली में हुआ था, कालाशोक था, ठीक है, सभा कामी उसके अध्यक्ष थे। अगर तृतीय वाले बात करें यहाँ पे पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक थे और मोगली साहब थे। और चौथी की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क शासक था और वसुमित्र। देखो शासक याद करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे बता देता हूं, इसको ए के करके याद कर लो। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी हो जाएगा, आसान प्रश्न है ये। अगला है, नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे घटनाओं की बात हो रही है कि इनको सही क्रम में लगाना है आपको। तो पहला गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपको याद होना चाहिए 12 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 12 नवंबर अगर हम बात करें तो आपका 1900 कब हुआ था, 1930 में लंदन में। फिर पाकिस्तान की घोषणा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 28 जनवरी को हुआ था, ठीक है, आपका ये डेट था 1900 अगर हम बात करें यहाँ पे 33, ठीक है, 1933 में था। गांधी उरिन समझौते की अगर हम बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे पूना पैक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पूना पैक्ट आपका वही गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था, ये आपका हुआ था 24 सितंबर को, ठीक है, 24 सितंबर 1932 में। तो क्रम देख लेते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 1930 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, 32, 33, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में स्थापित किया, तो जर्मनी में स्थापित किया था। अगला है, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया, तो चंपारण हो जाएगा, आप सभी को पता है ये एक कब हुआ था, ये अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 19 अप्रैल 1917 में बिहार में है चंपारण अगर हम बात करें, यहां पे जाकर के इनका पहला सफल सत्याग्रह था, ये भी याद रखिएगा, पहला सफल सत्याग्रह, ठीक है, सफल सत्याग्रह। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था। अगला है, बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की, तो बंगाल को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था मुर्शीद कुली खान ने। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक यहाँ पे वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक कहते हैं यहाँ पे अलबुकर्क को, ठीक है, अलबुकर्क को वास्तविक संस्थापक यहाँ पे कहा जाता है। अगला है कि डचों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित किस स्थान पर स्थापित किया, तो डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था भारत में मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच में हुई, तो वो हुआ था नेपाल के साथ, याद रखिएगा। सुगौली की संधि अगर बात करें नेपाल के साथ हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1815 में, ठीक है, 1815 में। अगला है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे आपके वारेन हेस्टिंग्स साहब, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखना, इसको पेपर में आजकल बन रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय हैदराबाद का निजाम था, तो वो थे
अफजल उद्दौला, ठीक है, अफजल उद्दौला उस समय हैदराबाद के निजाम थे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादक पूछा है तो कॉफी उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पेपर में बनेगा जरूर, देख लीजिएगा ध्यान से। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, चंबल नदी उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये तीनों राज्यों से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका है राजस्थान में, ठीक है। अगर नदी आ जाए तो माही नदी पे है, माही नदी, ठीक है, माही नदी पे अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है? तो सबसे बड़ी और चौड़ी नदी साउथ इंडिया की वो हो जाती है आपकी गोदावरी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? सबसे ज्यादा रबड़ अगर हम बात करें भारत में तो वो केरल उत्पादित करता है, याद रखिएगा। अगला है कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है कि ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ठीक, केरल दिया है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, असम। ब्रह्मगिरी की यहाँ पे बात हो रही है तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। अगला है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्य कार्यालय पड़ता है आपका इटली में, ठीक है, इटली में है। अगला है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये आपका, तो ये आपको 20 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो कृषि उत्पादन में, ठीक है, कृषि उत्पादन जो है वो भारत की जो रैंकिंग है वो दूसरी है, ठीक है, दूसरी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो सीड थेरेपी की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी नया नया ये अगर हम बात करें ये खोज हुई है सीड थेरेपी वाली, तो ये आपकी कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, इस थेरेपी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती? तो उज्बेकिस्तान से इनमें से आपको रूस की सीमा नहीं लगेगी, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी सीमाएं आपको उज्बेकिस्तान से मिलती हुई दिखेंगी। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न आज का, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, ठीक है, अजीजिया किस देश में स्थित है? तो ये आपका लीबिया में मिलता है और विश्व का सबसे गर्म स्थान है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर लग रहा होगा कि ये क्लास आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है तो दोस्तों क्लास सेशन को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, और शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।